ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास आई होगी उसके लिए हमने क्या करना है, उस सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड है, यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन के अंदर ये तीन इक्वेशन हैं एक्स वाई जेड है, तो इनकी वैल्यूज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का जो वर्ड आया है मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन से क्या मुराद है। अगर आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो आ जाती है, एक्स भी जीरो आ जाए, वाई भी जीरो आ जाए, जेड भी जीरो आ जाए, तो उसको कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट्स का, ये जो आपके पास एक्स वाई जेड है, इन तीनों लाइंस भी बोलते हैं, जो लीनियर इक्वेशन होती है बेसिकली लाइंस होती हैं। तो अगर इन तीनों इक्वेशंस में जो एक्स वाई जेड है इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। जो सिस्टम का निकलेगा वो सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। लोग इसको बड़े अजीब से अंदाज से पेश करते हैं, तो उसको सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ कि अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। अगर डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का जीरो के इक्वल आ जाए तो हम उसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का वर्ड यूज किया, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखें, जो आपके पास इक्वेशन वन है इसमें एक्स का कोफिशिएंट वन है, वाई का कोफिशिएंट वन है और जेड का कोफिशिएंट भी वन है। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको सबसे पहले लिख रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है, एक्स का कोफिशिएंट टू है, वाई का कोफिशिएंट वन है और जेड का कोफिशिएंट माइनस लैम्डा है, ये हमने सेकंड रो में लिख दिए। फर्स्ट रो में हमने पहली इक्वेशन के जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट थे वो लिखे थे। उसके बाद थर्ड रो में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट वन है, वाई का कोफिशिएंट टू है और जेड का कोफिशिएंट माइनस टू है, तो हमने इसको थर्ड रो में जो इक्वेशन थ्री है इसके कोफिशिएंट्स को लिखना होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर आपके पास जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पे एक्स वाई और जेड वेरिएबल हैं इन तीनों इक्वेशन में, तो हमने इसको कॉलम के अंदर लिखना होता है। ये मैट्रिक्स फॉर्म होती है और सेंटर में जो इक्वल का साइन है, एक इक्वल का साइन हम लगाते हैं। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके बताऊंगा कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इस तरह भी इन इक्वेशन को देखा जा सकता है। इक्वल की साइड पे क्योंकि तीनों वैल्यू जीरो हैं तो उसको हमने एक मैट्रिक्स में लिखना होता है। पहले मैट्रिक्स में आपने जो कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के वो लिखने होते हैं, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो लिखने होते हैं कॉलम के अंदर, और तीसरी इक्वल की जो साइड पे जो वैल्यूज होती हैं उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है कॉलम के अंदर। अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स, वन को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं वाई, वन को जेड से मल्टीप्लाई करते हैं जेड, और सेंटर में प्लस का साइन, तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह सेकंड रो को अगर हम सेकंड फर्स्ट कॉलम ही है यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, आपके पास ये लैम्डा जेड माइनस लैम्डा जेड, ये दूसरी इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह थर्ड रो को अगर हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड, आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं। हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये पहला मैट्रिक्स है इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको एक्स का, और इसको बी मैट्रिक्स का नाम ए एक्स इक्वल टू बी, आपके पास इक्वेशन बन जाती है। अब क्योंकि सिस्टम इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हमने खुद से करना ताकि हम लैम्डा की वैल्यू को क्या कर लें, फाइंड कर लें।
तो ये जो पहला मैट्रिक्स है ये ए है, तो हमने ए को लिख दिया क्या, जो आपके सामने मौजूद है, 1 1 1 जो इसकी पहली रो थी, 2 1 माइनस लैम्डा ये सेकंड रो थी, 1 2 माइनस 2 ये तीसरी रो थी। इस मैट्रिक्स को हमने ए मैट्रिक्स का नाम दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स जो था इसको मैंने यहाँ पे दोबारा हाईलाइटेड में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो इसका डिटर्मिनेंट मैंने आपको क्या कहा था कि 0 के इक्वल होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती हैं ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो आपके सामने स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ए के बाहर, और इसके नीचे जो वैल्यू है 1 2 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा माइनस 2, इसके बाद जो ब्रैकेट्स लगी हैं स्ट्रेट ब्रैकेट्स, इनको डिटर्मिनेंट का सिंबल बोला जाता है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर ए मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, जो कि 0 के इक्वल है। अब 3x3 का डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो जब 1 लिखेंगे तो 1 का रो और कॉलम हमने क्या कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद जो वैल्यूज हैं 2x2 के डिटर्मिनेंट में लिखी जाएंगी। हम यहाँ पे 2x2 का डिटर्मिनेंट उसको डायरेक्ट सॉल्व करें, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2। 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस का साइन होता है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, माइनस फॉर्मूले का जो 2x2 के डिटर्मिनेंट में होता है, माइनस लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 लैम्डा, और फॉर्मूले में जो माइनस का सिंबल था उसकी वजह से +2 लैम्डा आपके पास आ जाता है। उसके बाद हमने सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस का सिंबल लगाना होता है। सेकंड वैल्यू 1 है, उसके साथ हमने माइनस का सिंबल लगाया। तो जो एलिमेंट हम चूज करते हैं उसका रो और कॉलम हमने छोड़ना होता है। ये 3x3 का डिटर्मिनेंट का प्रोसीजर होता है। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 को -2 के साथ, तो -4 हो जाएगा। फॉर्मूले में साइन है माइनस का, 2x2 का डिटर्मिनेंट जब ओपन करते हैं सेंटर में माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस लैम्डा, और फॉर्मूले का जो माइनस था उसकी वजह से प्लस लैम्डा आपके पास आ चुका है। थर्ड वैल्यू के साथ हमने प्लस का साइन लगाना होता है। तो 1 का जो रो कॉलम है वो हमने छोड़ देना है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, 2x2 का डिटर्मिनेंट ओपन करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, और सेंटर में माइनस का साइन 2x2 के डिटर्मिनेंट में आता है, तो 4 - 1 इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने हाईलाइटेड करके चीजें बताई हैं, वैसे तो स्टेप डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, कोशिश ये करें कि स्टेप एक्स्ट्रा ही करें। तो हाईलाइटेड मैंने इसलिए कर दी, तो इसलिए मैंने इसको आसान बना दिया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज को। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लैम्डा, पहले प्लस वाली चीज मैंने लिख दी है। अगर आप पहले -2 को भी लिखना चाहें तो जरूर, उसमें भी कोई मसला नहीं है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 1 को 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई किया 2 लैम्डा, प्लस वाली चीज को मैंने पहले लिख दिया है, ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करें, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, +4, -1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया माइनस लैम्डा, और 4 में से 1 माइनस होकर 3 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 लैम्डा में से लैम्डा माइनस हो जाएंगे, लैम्डा आपके पास आ जाता है। उसके बाद जो वैल्यूज बच जाती हैं हमारे पास, -2 में 4 ऐड किया, +2, +2 में 3 ऐड किया, +5। तो अब आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो +5 इक्वल की साइड पे आके -5 हो जाएगा, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है।
एक तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर ली। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमने इसको सिस्टम को सॉल्व करना है। सिस्टम को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, वैसे तो काफी सारे मेथड हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एक तो एचेलॉन फॉर्म है, वो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाद लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो चैप्टर क्योंकि मैट्रिसेस का है, तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, मैट्रिसेस का चैप्टर है डिटर्मिनेंट का, तो आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जब मैट्रिसेस मेथड वो कह रहा है तो मैट्रिसेस से आप क्यों नहीं सॉल्व करें, इक्वेशन से सॉल्व करें, गलत मेथड है। और एग्जाम में कुछ बेवकूफ लोग हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं जो चीजों को समझते हैं वो उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट चैप्टर का नाम है, तो उसी मेथड से इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर वो लिखता कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करना अगर वो बोलता तो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एचेलॉन फॉर्म से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक चिली पाई एक मैथमेटिशियन था, उसने एक मेथड इन्वेंट किया था, उसको हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो तीनों इक्वेशन हैं उसमें से हम चाहें तो पहली और दूसरी क्वेश्चन को, दूसरी और तीसरी क्वेश्चन को, या तीसरी और पहली क्वेश्चन को एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने क्या फाइंड करना है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो तीन इक्वेशन में से कोई भी दो इक्वेशन को हम चूज करके चिली पाई मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहली दो इक्वेशन ली है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बनी है लैम्डा की जगह पे -5 पुट करने से। लैम्डा की वैल्यू हमने -5 पुट कर दी, तो 2x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चिली पाई मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो किस तरह सॉल्व होता है। तो चिली पाई मेथड क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। जब लिखते हैं, पहला वेरिएबल x है, फिर दूसरा y और तीसरा z है। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट अभी मैंने बताया था कि पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता है, x के साथ देख सकते हैं प्लस का साइन है, और y के साथ आप यहाँ पे देखिएगा कि y के साथ नेगेटिव का साइन है और z के साथ पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब x को लिखते हैं तो y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट 5 है, ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसको 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जब x को सॉल्व करेंगे तो y और जो z के कोफिशिएंट्स हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट भी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास y का जो कोफिशिएंट है वो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं 1 और 1 है इन दोनों इक्वेशंस के, और z के कोफिशिएंट 1 और 5 है आपके सामने, 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट मैंने लिखे हैं। उसके बाद जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, किसके लिए, y के लिए, तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने इसलिए इसको पेन एक हाईलाइटर उसको ओपन किया हुआ है ताकि वो आपके सामने रहे। डिटरमिनेंट के लिए अब तीसरी वैल्यू के साथ क्या साइन होता है, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस का होता है, तीसरी के साथ माइनस का साइन होता है। जब आप y लिखेंगे तो x के जो कोफिशिएंट्स हैं 1 2 और z के कोफिशिएंट्स, जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है
उसके अलावा जो कोफिशिएंट्स हैं वो 2x2 के डिटरमिनेंट में लिखे जाएंगे, 1 2 1 और 5। 1 2 x के कोफिशिएंट थे और 1 5 z के कोफिशिएंट्स हमने लिख दिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब z के कोफिशिएंट्स को हमने z की वैल्यू के लिए लिखना है ना डिटरमिनेंट को, अब z आ गया तो z के अलावा आपने 1 और 2 x के कोफिशिएंट हैं और y के कोफिशिएंट 1 और 1 है, ये 2x2 के डिटरमिनेंट में लिख दिए। जब x लिखना है तो y और z के कोफिशिएंट्स को लिखना है 2x2 के डिटरमिनेंट में। जब y के नीचे डिटरमिनेंट लिखेंगे तो x और z के कोफिशिएंट्स को हमने 2x2 के डिटरमिनेंट में लिखना है, और जब z के नीचे डिटरमिनेंट लिखेंगे तो x और y के कोफिशिएंट्स को 2x2 के डिटरमिनेंट में लिखना होगा। ये चिली पाई ने हमें बताया था। चिली पाई एक मैथमेटिशियन था। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब x लिखा तो x के नीचे 1 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 2x2 के डिटरमिनेंट सेंटर में माइनस का साइन है, 1 और 1 मल्टीप्लाई के 1 आपके पास आ जाता है। फिर माइनस y था, 1 और 5 मल्टीप्लाई होके 5 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 सेंटर में माइनस का साइन 2x2 का डिटरमिनेंट ओपन करें। फिर ये z था, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 सेंटर में माइनस का साइन डिटरमिनेंट का। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x 5 में से 1 माइनस होगा 4 आ जाएगा। फिर माइनस y तो हमने एज इट इज लिखा, 5 में से 2 माइनस होके आपके पास 3 आ जाएगा। z के नीचे 1 में से 2 माइनस होके माइनस 1 आ चुका है। मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे, माइनस 1 से। क्यों मल्टीप्लाई करें कि जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो x y z 0 होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए था, वो हमने 0 के इक्वल किया, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में z की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि z के नीचे नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कराने के लिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x ओवर 4 को माइनस से मल्टीप्लाई किया था, x ओवर माइनस 4 आ जाएगा। माइनस y ओवर 3 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं y ओवर 3 आ जाता है, और z ओवर माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं z ओवर 1 आ जाता है। जाहिर बात है कोई ना कोई आंसर तो इसका होगा x y z का, तो उसको हमने t का नाम दे दिया। अच्छा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब यूनिक या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से क्या मुराद है, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या हैं कि अगर हम t की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो x y z के डिफरेंट आंसर्स यहाँ पे हमारे पास आएंगे, वरना x y z की कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ सकती है तो वो स्पेसिफिक वैल्यू यूनिक नहीं होती। यूनिक का मतलब क्या, अजीब सी एक वैल्यू आएगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है t की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि एक मुनफरिद सी चीज जब होती है तो उसको यूनिक बोलते हैं। एक आम सी चीज होती है वो तो एक आम होती है, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 आ जाए, y की वैल्यू 2 आ जाए, z की वैल्यू चले 0 आ जाती है, तो तीनों डिफरेंट वैल्यूज आई हैं। दो वैल्यू सेम हो सकती हैं, एक डिफरेंट हो सकती है, लेकिन तीनों 0 होंगी। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तीनों अगर कुछ और वैल्यूज आ जाती हैं तो वो क्या होगा, आपका एक आम सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक अजीब सी शक्ल का, जैसे भी मैं आपको वो बताऊंगा भी। अब हमने क्या करना है, अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है, t मतलब कोई ना कोई इनका आंसर तो होगा ना, तो उसको हमने t का नाम दे दिया। x ओवर माइनस 4 को हमने t की इक्वल लिख दिया।
अब -4 मल्टीप्लाई आ जाएगा किसके साथ, t के साथ, ताकि x की वैल्यू आ जाए। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम y और z की वैल्यू को देखते हैं। ये लास्ट में जो मैंने हाईलाइटेड था x ओवर -4 y ओवर 3 z ओवर 1 इज इक्वल टू t, इसको मैंने लास्ट स्टेप को हाईलाइटेड किया और x की वैल्यू को भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, उसको मैंने यहाँ पे सिंपली भी लिख दिया है। अब क्या करते हैं, हम जब y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो y ओवर 3 को हमने t की इक्वल कर लिया, क्योंकि सेंटर में इक्वल का साइन है तो मतलब ये क्या सारी वैल्यूज आपस में बराबर हैं। तो y ओवर 3 को मैंने t की इक्वल कर दिया। अब मुझे अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा t के साथ, तो y की वैल्यू आपके पास 3t सामने नजर आ रही है। और z ओवर 1 को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, z ओवर 1 को t की इक्वल करते हैं तो z की वैल्यू t आ जाती है। x की वैल्यू आपके सामने -4t थी, y की वैल्यू 3t आ गई थी, ये आपके सामने, और z की वैल्यू t आ गई है। अब देखें ये आम वैल्यूज तो नहीं है ना, -4 होता, 3 होता, 1 होता, आम वैल्यूज है। इसके साथ t आ गया। t लाजमी नहीं कि t आप a भी लिख सकते हैं, b c, कोई भी x y z के अलावा कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो एक ये अजीब सी शक्ल है, इसको यूनिक सोल्यूशन बोला जाता है। अब अगर हम t की जगह पे 1 पुट करेंगे तो एक सोल्यूशन आएगा, t की जगह पे 2 पुट करेंगे तो दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा। तो t की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, डिफरेंट सोल्यूशन आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं जी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये आपने उसको सॉल्व कर दिया। हमने जो क्वेश्चन 5 सॉल्व किया उसकी एक खास बात मैं बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूं कि आप ये देख सकते हैं तीनों इक्वेशन क्या है, 0 के इक्वल है। तो अगर इक्वेशन 0 के इक्वल हो तो उनको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन होता ही नॉन ट्रिवियल ही है, यानी कि या तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन उसका होगा। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन में और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो चीजें देखेंगे वो दोनों चीजें आपको उसमें डिटेल में समझ में आ जाएंगी।